हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई विश कि आप सभी लोग ठीक हो गए। हाँ, वीडियो आने में थोड़ा सा लेट हो गया, कुछ एक महीने तक कोई वीडियो नहीं आया, तो उसके लिए बहुत ही सॉरी, बहुत ही बाय हार्ट सॉरी। लेकिन कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहे थे, पर अब आप इस चैनल से बिल्कुल चिपक जाइए, क्योंकि अब आपको डेली इस चैनल पे वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग डाटा हैंडलिंग का पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। तो पार्ट 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि डाटा क्या होते हैं, कितने तरह के डाटा होते हैं, और जितने तरह के डाटा होते हैं उन सबको हम लोग बहुत ही डिटेल में आज इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। तो पाइथन प्रोवाइड अ प्री डिफाइंड सेट ऑफ डेटा टाइप्स फॉर हैंडलिंग द डाटा इट यूजेस। मतलब पाइथन जो है वो कुछ प्री डिफाइंड बोले तो क्या? प्री डिफाइंड मतलब वो चीजें जिसे पाइथन ने पहले ही क्रिएट कर रखी हैं और पाइथन को पता है कि ये चीजें क्या है। तो पाइथन ने कुछ डेटा टाइप्स को क्रिएट किया है, वो डेटास को हैंडल करने के लिए जो डेटा हम उसे देते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग उन्हीं वेरियस टाइप ऑफ डेटास को पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि डेटा कितने टाइप के होते हैं। मुझे लगता है कि आपको डेटा क्या होता है इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलिए, डेटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूजर अपने कंप्यूटर को देता है, या फिर यहाँ हम लोग पाइथन की बात कर रहे हैं, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो यूजर पाइथन को देता है वो हम लोग उसे डेटा कहते हैं। अब हम लोग उसी इंफॉर्मेशन को कैटेगराइज करने वाले हैं पूरे 5 कैटेगरीज में। ये 5 कैटेगरीज क्या है? पहला है नंबर, दूसरा है स्ट्रिंग, तीसरा लिस्ट, चौथा टपल और पांचवा डिक्शनरी। तो ये पांचों डेटा टाइप्स को आज हम इस लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नंबर डेटा टाइप। तो नंबर वर्ड से तो आप समझ ही गए होंगे कि इस डेटा टाइप के अंदर क्या आने वाला है। यस, इस डेटा टाइप के अंदर सारी न्यूमेरिक वैल्यूज आती है। मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यूज 2, 4, 22.7, 22.8, ये सारी वैल्यूज जो है, ये सारी न्यूमेरिक वैल्यूज जो है वो नंबर डेटा टाइप में आती हैं। और ये जो नंबर डेटा टाइप है वो फॉलोइंग 3 तरीके का होता है। एक होता है इंटीजर, एक होता है फ्लोटिंग पॉइंट, और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए, तो सबसे पहले इंटीजर क्या होता है? इंटीजर्स आर द होल नंबर सच एज 5, 30, 0, -1। मतलब क्या है? इंटीजर्स जो होते हैं वो होल नंबर होते हैं विद पॉजिटिव और द नेगेटिव साइन। अब ये जो इंटीजर है ये अपने में भी 2 तरीके का होता है। एक होता है इंटीजर साइंड और दूसरा होता है बूलियन। तो इंटीजर साइंड क्या होता है? इट इज अ नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होल नंबर विद पॉजिटिव और द नेगेटिव साइन। तो इंटीजर साइन जो होता है वो नॉर्मल इंटीजर रिप्रेजेंटेशन होता है। मतलब उसके अंदर नॉर्मल इंटीजर्स ही आते हैं। नॉर्मल इंटीजर्स बोले तो होल नंबर्स विद पॉजिटिव और द नेगेटिव साइंस। तो जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है बूलियन डेटा टाइप्स की। तो ये बूलियन डेटा टाइप क्या होता है? ये रिप्रेजेंट करते हैं 2 ट्रूथ वैल्यूज को, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। अब ट्रूथ वैल्यू मतलब देखिए, अभी हमने लॉजिकल ऑपरेशंस तो नहीं पढ़े, लेकिन आप इतना जानते होंगे, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि 2 इज लेस देन 3 ना, अगर मैं ये ऑपरेशन पाइथन को देता हूं तो ये क्या है? ये कंडीशन चेक है, या तो ये सही होगा या तो ये गलत होगा। मतलब जो पाइथन है वो आपको आउटपुट क्या देगा? या तो कहेगा कि हाँ भाई सही है, ट्रू है, और या फिर गलत है भाई, फॉल्स है। तो ये जो रिजल्ट आपको दे रहा है, ये जो आपको ट्रू और फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ये किस कैटेगरी में आएंगी? तो ये बूलियन डेटा टाइप्स की कैटेगरी में आएंगी। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है कि अगर आप ट्रू और फॉल्स लिखने का तरीका बदल दें तो फिर ये बूलियन डेटा टाइप नहीं रह जाएगा। लिखने का तरीका बोले तो क्या? ये जो पहला लेटर है, अगर आप ध्यान दें तो दोनों ही कैपिटल है। मतलब एफ भी कैपिटल है और टी भी कैपिटल है, उसके बाद सारे स्मॉल लेटर है। तो ऐसा ही लिखा है तभी ये बूलियन डेटा टाइप है। अगर आप पूरा कैपिटल या पूरा स्मॉल या फिर इसके कैपिटल स्मॉल का ऑर्डर ये सब में छेड़छाड़ नहीं करते हैं तो फिर ये बूलियन डेटा टाइप नहीं रह जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है बूलियन बिहेव्स लाइक 0 बोले तो फॉल्स एंड 1 लिखे तो ट्रू। इसका क्या मतलब? आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर लेवल लैंग्वेज होती है उसमें सिर्फ दो ही बिट्स होती है, एक 0 एक 1। 0 तो यहाँ पर जो 0 है वो फॉल्स को रिप्रेजेंट करता है और जो 1 है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो नंबर डेटा टाइप की जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। अ नंबर हैविंग फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। मतलब कोई भी नंबर जिसके पास एक फ्रैक्शनल पार्ट हो उसे हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट नंबर कहते हैं।
द डेसिमल पॉइंट सिग्नल्स दैट इट इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नॉट अ इंटीजर। तो ये बहुत ही ऑब्वियस बात है कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट है और उसको जैसे कि अगर a अपॉन b है तो जब आप इसे रिजॉल्व करोगे तो बीच में डेसिमल पॉइंट आना ही आना है, और ये डेसिमल पॉइंट ये क्लैरिफिकेशन है कि ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, इंटीजर नहीं है। चलिए, तो एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 3.01। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ कि अगर सिर्फ 3 लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये एक इंटीजर है। लेकिन अगर आप 3.00 लिख देते हैं तो ये क्या है, ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। मतलब कहीं पर भी अगर आपको पॉइंट दिख जाए किसी भी नंबर में तो वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो जाता है। द फ्रैक्शनल नंबर कैन बी रिटेन इन अ फॉर्म। मतलब जो फ्रैक्शनल नंबर्स है, मतलब जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है, उन्हें हम लोग दो तरीके से लिख सकते हैं। एक होता है नॉर्मल फ्रैक्शनल फॉर्म, ये तरीका है, और दूसरा होता है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, मतलब 3.5 ई और उसके बाद आप 03 लिख दो। इसी तरह से आप एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख सकते हो और इस तरह से आप नॉर्मल फॉर्म में, नॉर्मल फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हो। Floating point variables are used for measurable quantities like distance, area, temperature, etc. तो जो फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स हैं या फिर जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स हैं उनका इस्तेमाल हम लोग मेजरेबल क्वांटिटीज में करते हैं, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि कोई भी डिस्टेंस होगी तो वो 3 ही मीटर होगी, 4 ही मीटर होगी, हो सकता है वो 3.5 मीटर हो। तो उसके लिए हम लोग को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की जरूरत पड़ जाती है। अब फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के तो दो एडवांटेजेस है। दे रिप्रेजेंट वैल्यूज बिटवीन द इंटीजर। ये जो है इंटीजर के बीच की भी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इंटीजर बोले तो 2 और 3 के बीच की जो वैल्यूज आती है 2.15, 2.27, ये सब जो वैल्यूज है दो इंटीजर के बीच की वैल्यूज को भी रिप्रेजेंट करती हैं। और दूसरी इनकी ग्रेटर रेंज होती है। ग्रेटर रेंज बोले तो इनके अंदर ज्यादा नंबर्स आते हैं तो इनकी ग्रेटर रेंज हो ही गई। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये मतलब इनका जो ऑपरेशनल रेट है, जो स्पीड है ऑपरेशंस की, वो इंटीजर से स्लो है। मतलब इंटीजर जितना तेज आपको कैलकुलेशन करके देगा उससे ज्यादा टाइम लगेगा अगर आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर से कैलकुलेशंस कर रहे हो या ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो। अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर समझने के लिए आप थोड़ा पीछे जाइए। जब आप मैथ पढ़ते थे, अभी भी आप शायद पढ़ते हो कि अगर आपने मैथ लिया है 11 ट्वेल्थ में, लेकिन 10th में जब आप मैथ पढ़ते थे तो जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते थे ना, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालते थे। तो कभी कभी क्या होता था कि जो रूट्स है वो अंडर रूट में कुछ माइनस वैल्यू आ जाते थे, जैसे अंडर रूट -1। तो आप क्या कहते थे कि नो रियल रूट्स फाउंड, मतलब ये एक रियल वैल्यू नहीं है। अभी तक आपने यही पढ़ा कि अगर अंडर रूट में कोई माइनस वैल्यू है तो वो एक रियल वैल्यू नहीं है। लेकिन अब जब आप 11th में पढ़ोगे आगे, अगर आपने मैथ लिया होगा तो क्या होगा कि इसमें क्या है कि इसमें जो अंडर रूट -1 होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं जे। मतलब अंडर रूट -1 जो है उसकी वैल्यू हम लोग जे कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग उस पे जो भी चीजें करना होता है, जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करने रहते हैं उसको यूज करते हुए, उस नंबर को यूज करते हुए वो करते हैं। तो अगर जब भी यही जो जे होता है, मतलब यही जो अंडर रूट -1 वाला पार्ट होता है किसी भी नंबर में, तो वो एक नई कैटेगरी बन गई कॉम्प्लेक्स नंबर की। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे कि अंडर रूट -9। तो अगर 10 तक तो आप जानते थे कि ये एक रियल वैल्यू नहीं है, लेकिन 11th में क्या करोगे आपकी इसमें जो अंडर रूट, इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर दोगे। एक हो जाएगा अंडर रूट -1 इंटू, और दूसरा हो जाएगा अंडर रूट 9। तो अंडर रूट 9 तो आपको 3 रिजल्ट दे देगा, और जो अंडर रूट -1 है उसको आप जे लिख दोगे। ओके, तो यही आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आर द नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a प्लस bj वेयर आई वेयर j, यहाँ j होना चाहिए, वेयर j इज अ इमेजिनरी नंबर इक्वल टू अंडर रूट -1। ओके, अब यहाँ पर j को आप किसी दूसरे इंटीजर से भी डिनोट कर सकते हो, जैसे कि आगे मैंने इसे i से रिप्रेजेंट किया है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मतलब क्या है कि ये i हो या j हो, इसकी जो वैल्यू है वो अंडर रूट -1 है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो a प्लस बीजे के फॉर्म में होता है, और ये जो a है ये आपको रियल वैल्यू, इसके अंदर आप रियल वैल्यू स्टोर करते हो जैसे कि 20, 30, और ये जो b है bj, ये आपका एक इमेजिनरी नंबर होता है। तो जब आप जे स्क्वायर या फिर आई स्क्वायर करते हो तो अंडर रूट -1 का अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये आपको क्या देगा, ये आपको -1 वैल्यू देगा, और वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये आपको -1 वैल्यू रिप्रेजेंट करता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट आता है स्ट्रिंग डेटा टाइप।
String. A string can hold any type of known character, that is number, letters and special characters of any known scripted language. तो जो string डेटा टाइप होता है इसके अंदर आप किसी भी तरह की कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हो। वो नंबर भी हो सकता है, वो लेटर भी हो सकता है, वो एक स्पेशल कैरेक्टर भी हो सकता है। लेकिन इसमें जो नोट करने वाली बात ये है कि आप जो भी कैरेक्टर को स्टोर कर रहे हो उसे या तो आपको सिंगल कोट में स्टोर करना पड़ेगा या तो आप उसे डबल कोट में स्टोर करते हो। मतलब कि स्ट्रिंग जो होता है, जैसे कि आपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर पढ़ा था तो उसे पहचानने का तरीका ये था कि वो कहीं किसी भी नंबर में अगर पॉइंट लगा हुआ है तो वो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। उसी तरह स्ट्रिंग क्या होता है, अगर कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स सिंगल कोट या फिर डबल कोट में इंक्लोज्ड है तो वो स्ट्रिंग डेटा टाइप की कैटेगरी में आते हैं। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप्स क्या होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप्स कोई भी नोन कैरेक्टर्स को स्टोर करता है किसमें, एक सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा में या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में। एग्जांपल जैसे कि नेम इज इक्वल टू राज, तो राज जो है वो आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा में स्टोर हुआ मिल दिख रहा है, इसीलिए राज जो है वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप है। अब अगर आप किसी भी स्ट्रिंग के इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को रिट्राइव करना चाहते हो तो उसको वो रिट्राइव करने का तरीका क्या है, तो रिट्राइव करने का तरीका ये है कि आप देखो यहाँ पर जो राज है उसे एक वेरिएबल असाइन किया गया है नेम, तो आप नेम लिखो और फिर उसके बाद ये जो स्ट्रिंग होती है इसकी इंडेक्सिंग होती है। आप आगे पढ़ोगे इसे डिटेल में कि स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग कैसे होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि अगर मेरा ये जो स्ट्रिंग है राज, इसकी दो तरह से इंडेक्सिंग होती है, एक होता है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और एक होता है बैकवर्ड इंडेक्सिंग। जब फॉरवर्ड इंडेक्सिंग होता है तो जो पहला कैरेक्टर होता है उसे 0 मिलता है, दूसरे को 1 और इसी तरह ये चेन चलती जाती है 0 1 2 3। और अगर आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग करते हो तो आप यहाँ पर जो लास्ट कैरेक्टर है उसे -1 देते हो, सेकेंड लास्ट को -2 और इसी तरह ये भी सीरीज चलती रहती है। तो ये जो इंडेक्सिंग होती है इसी की मदद से हम लोग सिंगल कैरेक्टर या फिर सेट ऑफ कैरेक्टर्स को रिट्राइव करते हैं। सेट ऑफ कैरेक्टर तो कैसे रिट्राइव करते हैं, वो स्ट्रिंग मैनिपुलेशन जो चैप्टर है उसमें हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रिंग क्या है कैसे। लेकिन यहाँ पर हम लोग छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि अगर हम लोग को सिंगल कैरेक्टर को रिट्राइव करना है तो कैसे। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि राज जो है उसे एक वेरिएबल असाइन किया गया है नेम, तो हम लोग नेम लिखेंगे और नेम के बाद हम लोग बिग ब्रैकेट ओपन करेंगे और बिग ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे, इंडेक्स वैल्यू लिखेंगे। किसका इंडेक्स वैल्यू, जिस कैरेक्टर को हमें रिट्राइव करना है। जैसे कि अगर हमें ए को रिट्राइव करना है तो यहाँ पर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग में ए को कौन सी वैल्यू मिली है 1 और बैकवर्ड में -2। तो आप इसे 1, आप इस बिग ब्रैकेट के अंदर 1 भी लिख सकते हो और -2 भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों नहीं लिख रहा है। चाहे आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग वाली वैल्यू लिखो या फिर बैकवर्ड इंडेक्सिंग वाली वैल्यू लिखो, उस तो आपको जो है रिजल्ट ए मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सिंगल वैल्यूज को रिट्राइव कर सकते हो, सिंगल कैरेक्टर्स को रिट्राइव कर सकते हो स्ट्रिंग डेटा टाइप में। तो नोट करने वाली बात ये थी कि अगर कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स है वो सिंगल कोट या डबल कोट में इंक्लोज्ड है तो वो एक स्ट्रिंग डेटा टाइप की कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट आता है लीस्ट। लीस्ट क्या होता है, लीस्ट इन पाइथन रिप्रेजेंट अ लीस्ट ऑफ वैल्यूज सेपरेटेड बाय कॉमा इंक्लोज्ड इन बिग ब्रैकेट। यहाँ पर हम लोग की पॉइंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले सेपरेटेड बाय कॉमा, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है इसमें, और एक है इंक्लोज्ड इन बिग ब्रैकेट। मतलब लीस्ट क्या होता है, इसमें आप कुछ वैल्यूज को स्टोर कर सकते, इसमें आप वैल्यूज को स्टोर करते हो, वैल्यूज को आप कॉमा से सेपरेट करते हुए स्टोर करते हो। मतलब आप जो भी एक वैल्यू लिख दिए उसके बाद कॉमा लगाओ, फिर दूसरी वैल्यू लिखो, फिर कॉमा लगाओ, फिर तीसरी वैल्यू लिखो। इस तरह से आप वैल्यूज को स्टोर करते हो और ये सारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज आप इंक्लोज करते हो एक बिग ब्रैकेट में। तो अगर आपको लिस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता और आप से बस क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सा लिस्ट है, तो आपको दो चीजें देखनी है। पहला ये कि जो वैल्यूज है वो कॉमा सेपरेटेड है, और दूसरा ये कि सारी वैल्यूज को हमने इंक्लोज किया है बिग ब्रैकेट में। अभी आपको इससे सिमिलर एक कैटेगरी और मिलेगी, टपल्स। टपल्स भी इससे सिमिलर होती हैं, लेकिन उसमें जो सारी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है वो आप ऐसे स्मॉल ब्रैकेट में इंक्लोज करते हो। तो लिस्ट क्या है, लिस्ट कॉमा सेपरेटेड वैल्यू जिनको आपने बिग ब्रैकेट में इंक्लोज किया। एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैल्यूज है 1 2 3 4 5 इन्हें कॉमा से सेपरेट किया गया है और बिग ब्रैकेट में इंक्लोज किया गया है। नेक्स्ट आता है टपल। टपल भी आपको ग्रुप ऑफ वैल्यूज को ही स्टोर करता है जो कि कॉमा से सेपरेट होती हैं, लेकिन इनको इंक्लोज करते हो आप सिंपल ब्रैकेट में। सिंपल ब्रैकेट बोले तो स्मॉल ब्रैकेट, ये वाला ब्रैकेट। मतलब इसमें भी देख सकते हैं कि वही वैल्यूज हैं, वही कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज हैं, लेकिन अंतर ये है कि यहाँ पर आपको छोटा वाला ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ मिला है। तो अगर बिग ब्रैकेट में वैल्यूज स्टोर है तो लिस्ट,
और स्मॉल ब्रैकेट में इंक्लोज है तो टपल। अब आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई जब दोनों बिल्कुल सेम है तो सिर्फ ये अंतर क्या है, मतलब लिस्ट क्यों बनाया गया, टपल क्यों बनाया गया, एक ही बना लेते, चाहे लिस्ट बना लेते या फिर टपल ही बना लेते। लेकिन अंतर है, अंतर क्या है, अंतर ये है कि ये जो लिस्ट है इसके अंदर आप जो वैल्यूज लिख रहे हो 1 2 3 4 5 कुछ भी वैल्यूज जो लिख रहे हो, स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ये जो वैल्यूज आप लिख रहे हो ये वैल्यूज चेंजेबल है, मतलब आप चेंज कर सकते हो। इस 4 की जगह आप कोई दूसरी वैल्यूज को भी 4 को चेंज करते हो, आप कोई दूसरी वैल्यू लिख सकते हो, 25 100, ये चेंजेस आप ला सकते हो लिस्ट के अंदर। कैसे लाना है ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि लिस्ट में चेंजेस कैसे लाते हैं। लेकिन ये जो टपल है इसको जब आपने एक बार डिफाइन कर दिया है तो आप इसकी वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पर 4 जो है इसकी जगह आप कोई दूसरी वैल्यू इस टपल को नहीं दे सकते। तो यही अंतर है कि जो लिस्ट होती है उसकी वैल्यूज चेंजेबल होती हैं, लेकिन जो टपल होती है उसकी वैल्यूज चेंजेबल नहीं होती है। नेक्स्ट आता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी डेटा टाइप इज अनदर डेटा टाइप्स इन पाइथन। इट इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड पेयर्स। अभी तक हमने लिस्ट और टपल में क्या पढ़ा, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डिक्शनरी में क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड पेयर्स। पेयर मतलब दो, दो क्या होते हैं, एक की होता है एक वैल्यू होता है। तो इसमें मैं आपको ये एग्जांपल देखिए, तो इसमें मेन पॉइंट्स क्या है कि इसमें पेयर्स जो होते हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं। पेयर्स क्या होते हैं, पेयर्स जो होते हैं वो कॉमा से सेपरेटेड होते हैं, और ये सारे कॉमा सेपरेटेड पेयर्स जो होते हैं ये आपको करली ब्रैकेट में इंक्लोज हुए मिल जाएंगे। लिस्ट बिग ब्रैकेट, टपल स्मॉल ब्रैकेट और डिक्शनरी करली ब्रैकेट। अब ये पेयर किसके होते हैं, पेयर में आप एक की लिखते हो और फिर उसके बाद कॉलन लगा के आप वैल्यू लिखते हो। अब की क्या होता है, ये जो की होता है इसे आप बदल नहीं सकते हो। देखिए अभी तक आपने जो लिस्ट और टपल पढ़ी थी उसमें आप इंडेक्सिंग करते थे, मतलब आप जो इंडिविजुअल वैल्यू है उसको कैसे रिट्राइव करते थे, इंडेक्सिंग की मदद से। कैसे करना है वो मैंने आपको पीछे ही बता दिया है। लेकिन ये जो डिक्शनरी है ये एक अनऑर्डर्ड सेट है, मतलब इसमें आप इंडेक्सिंग नहीं कर सकते। आपने ऐसे वॉवेल लिखा ना, आप जब प्रिंट वॉवेल करोगे तो हो सकता है आपको ये ऑर्डर डिफरेंट मिले, मतलब बी शायद पहले आ जाए, ए लास्ट में चला जाए, सी बीच में आ जाए, मतलब ये एक अनऑर्डर्ड सेट है। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि इसकी अगर हमें इंडिविजुअल वैल्यूज को स्टोर करना हो, रिट्राइव करना हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो ये जो कीज लिखी है, ये जो एक पेयर्स है इसमें ये जो कीज है, मतलब ये जो कॉलन से पहले ये जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पर ए लिखा हो, यहाँ पर बी लिखा हो, यहाँ पर जो सी लिखा हुआ है, ये आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब ये नॉन चेंजेबल है। तो इन्हीं की मदद से, इन्हीं की हेल्प से आप ये जो वैल्यूज है इन्हें रिट्राइव कर सकते हो। जैसे कि आपने वॉवेल्स डिक्शनरी है ना, वॉवेल्स डिक्शनरी का नाम है, तो आप वॉवेल लिख दो और वॉवेल्स के बाद क्या, आप ये सिंपल ये बिग ब्रैकेट लगा दो, और बिग ब्रैकेट के अंदर जो आप वहां पर इंडेक्स वैल्यू लिखते थे यहाँ पर आप क्या लिखो, यहाँ पर आप की लिखो। जैसे कि मैंने अगर यहाँ पर ए लिख दिया तो अगर आप इसको प्रिंट कराते हो टोटल को तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1 एज अ आउटपुट मिल जाएगा। मतलब जो इंडेक्सिंग का काम आप वहां पर इंडेक्स वैल्यू से कर रहे थे अब वो इंडेक्सिंग का काम ये कीज कर रही है। तो अब इसमें मेन पॉइंट्स हम लोग निकाल लेते हैं। पहली मेन पॉइंट क्या है कि इसमें कॉमा सेपरेटेड पेयर्स होते हैं, पेयर्स, और पेयर्स किसके होते हैं, की कॉलन वैल्यूज की। दूसरी, ये जो सारे कॉमा सेपरेटेड पेयर्स होते हैं ये करली ब्रैकेट में इंक्लोज होते हैं। तीसरी, ये जो कॉमा सेपरेटेड पेयर्स हैं की और वैल्यू के, यहाँ पर जो की है ये नॉन चेंजेबल है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो वैल्यूज है इसे आप चेंज कर सकते हो। ओके, कैसे चेंज करना है ये हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट, इम्यूटेबल डेटा टाइप क्या होते हैं। अभी तक मैं कह रहा था चेंजेबल है, नॉन चेंजेबल है ना, तो ये जो इम्यूटेबल और म्यूटेबल है ये चेंजेबल और नॉन चेंजेबल को ही रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहीं पर इम्यूटेबल लिखा है इसका मतलब है कि ये नॉन चेंजेबल है। नॉन चेंजेबल को पाइथन एक नया वर्ड दे दिया है इनम्यूटेबल, मतलब इसमें आप चेंजेस नहीं ला सकते। तो अभी हमने कितने नॉन चेंजेबल डेटा टाइप्स को पढ़ा है ना, तो एक तो हमने टपल पढ़ा था कि एक नॉन चेंजेबल है, डिक्शनरी चेंजेबल है ना क्योंकि उसमें की जो है वो नॉन चेंजेबल है लेकिन वैल्यूज जो है वो चेंजेबल है। ओके, तो इसलिए वो म्यूटेबल डेटा टाइप में आता है, मतलब चेंजेबल डेटा टाइप में आता है। तो इम्यूटेबल आर दोज विच नेवर चेंज देयर वैल्यूज इन प्लेस, मतलब उसी जगह पर आप कोई नई वैल्यू उसे असाइन नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कोई डेटा टाइप है तो वो इम्यूटेबल में आता है। अब इम्यूटेबल में क्या आता है, इंटीजर आता है, इंटीजर को भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। सेम
सेम प्लेस पर चेंज नहीं कर सकते हो। स्ट्रिंग आता है, सेम प्लेस पे आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसकी एक एक कैरेक्टर जो सेट ऑफ कैरेक्टर्स था ना, उसके सिंगल कैरेक्टर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो। बूलियन के सिंगल कैरेक्टर्स को आप चेंज नहीं कर सकते। इसमें आप एक और नाम जान लो, डाल लो, टपल्स। टपल्स को भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये चौथा एग्जांपल आप टपल्स का दे सकते हो। नेक्स्ट आता है, चलिए एग्जांपल, इंटीजर। इंटीजर को आप चेंज नहीं कर सकते हो। अब आपके दिमाग में आया था कि आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि इंटीजर को कैसे चेंज नहीं कर सकते। अरे p इज इक्वल टू 5 लिखा है तो p इज इक्वल टू 10 लिख देंगे। नहीं भाई, यहाँ पर ये जो p इज इक्वल टू 5 होता है, यहाँ पर सबसे पहले एक मिनट रुकिए, चेंज करने या चेंज नहीं करने का क्या मतलब है। देखिए, चेंज करने या चेंज नहीं करने का मतलब ये है कि आप जानते हो ये जो 5 है ये किसी न किसी लोकेशन में स्टोर होगा आपके कंप्यूटर में। मान लीजिए ये जो 5 है ये लोकेशन में स्टोर था 001। तो चेंज करने या चेंज नहीं करने का मतलब ये है कि इसी सेम लोकेशन पे आप 5 को हटा के कोई दूसरा नंबर डाल दो। अगर आप ऐसा कर पाते हो तो वो एक म्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब आप चेंज कर ले गए। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो वो एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, मतलब आप चेंज नहीं कर पाए। जैसे अगर आपने पहले p इज इक्वल टू 5 लिखा था और p इज इक्वल टू 10 लिखा था, तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया था कि ये जो p है ये 5 को स्टोर नहीं करता है। ये क्या करता है, अगर इंटरनल प्रोसेस की बात करें, ये जो p वेरिएबल है इसने इस एड्रेस को स्टोर किया है 001 को, जहां पर 5 वैल्यू स्टोर्ड है। तो अगर आपने p इज इक्वल टू 10 लिख दिया तो वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये एड्रेस चेंज हो गया। मतलब ये जो p जो था ये पहले जो एड्रेस स्टोर कर रहा था 001, अब वो एड्रेस स्टोर करेगा जहां पर 10 है। मतलब 10 अगर इस लोकेशन पे स्टोर है 005 पे, तो अब ये जो p है जो ये वैल्यू को स्टोर कर रहा था, ये एड्रेस को स्टोर कर रहा था, अब ये जो p है ये इस एड्रेस को छोड़ के इस एड्रेस को स्टोर कर रहा है। मतलब आपने वैल्यू तो चेंज नहीं की, इस लोकेशन पे अभी भी ये वैल्यू है और इस लोकेशन पे अभी भी ये वैल्यू है। इसीलिए इंटीजर, स्ट्रिंग, ये सब क्या है, ये सब इम्यूटेबल डेटा टाइप्स है। लेकिन टपल्स ये भी एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है, आप सेम लोकेशन पे चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन जो लीस्ट है उसमें आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि लीस्ट का जो भी लोकेशन है उस सेम लोकेशन पे आप उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग ये अब ये स्टेटमेंट जो है इसको भी पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। इट अपीयर्स दैट द वैल्यू ऑफ पी क्यू आर चेंजिंग। आपको लग रहा होगा कि पी क्यू आर की जो वैल्यूज हैं ये चेंज हो रही है, बट लेकिन दे आर नॉट चेंजिंग, वो चेंज नहीं कर रही है। क्यों? एवरी वैल्यू लाइक 5, 6, 7 आर हैविंग सम मेमोरी एड्रेसेस। ये जो 5, 6, 7 है इनकी कुछ मेमोरी एड्रेसेस है एंड इज रिफर्ड बाय अ वेरिएबल। और ये जो वैल्यू है, ये जो वेरिएबल है, ये इन्हीं मेमोरी एड्रेसेस या फिर इसी मेमोरी लोकेशंस को रिफर कर रहा है ना, कि उस नंबर को स्टोर नहीं कर रहा है, उस एड्रेस को स्टोर कर रहा है जहां पर ये नंबर है। इसीलिए जब आप ये p इज इक्वल टू 5 फिर q इज इक्वल टू p और r इज इक्वल टू 5 ये सारे काम कर रहे हो, तो एक्चुअली वो एड्रेस में चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन किसी वैल्यू में चेंजेस नहीं आ रहे हैं। चलिए, मुझे लगता है आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आता है म्यूटेबल डेटा टाइप। तो म्यूटेबल डेटा टाइप आर दोज हुज वैल्यूज कैन बी चेंज इन प्लेस। मतलब सेम लोकेशन पे आप उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। अगर ऐसा कोई डेटा टाइप है तो वो म्यूटेबल डेटा टाइप में आता है। और ऐसे 3 डेटा टाइप्स हमारे पास है, लिस्ट, डिक्शनरी और सेट। सेट तो आप नहीं पढ़ोगे, लिस्ट और डिक्शनरी आप पढ़ोगे। तो लिस्ट और डिक्शनरी में कैसे आप चेंजेस लाते हो ये आप फर्दर चैप्टर में पढ़ोगे। इस चैप्टर में अभी आप समझ लो कि लिस्ट और डिक्शनरी जो होती है उनकी वैल्यूज को आप चेंज कर सकते हो। डिक्शनरी में कीज को नहीं चेंज कर सकते, वैल्यूज को चेंज कर सकते हो। अब आता है वेरिएबल इंटरनल्स। वेरिएबल इंटरनल्स क्या है? पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ओके, पाइथन जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये बात सब जानते हैं। ओके, पाइथन कॉल्स एवरी एंटिटी दैट स्टोर अ वैल्यू और एनी टाइप ऑफ डेटा एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, ये जो वेरिएबल है इसके आपने कितने नाम्स पढ़ चुके हैं? वेरिएबल्स को आप लोग आइडेंटिफायर भी कहते हो, और आइडेंटिफायर वेरिएबल्स को हम लोग ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी एंटिटी ना जो कि किसी वैल्यू को स्टोर करे या फिर किसी भी डेटा टाइप, किसी भी टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करे, उसे हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एवरी ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज अ सर्टेन प्रॉपर्टी। और सभी ऑब्जेक्ट के पास कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है? कोई भी एंटिटी ना जो कि किसी टाइप ऑफ वैल्यूज को स्टोर करे या फिर किसी डेटा को स्टोर करे, वो एक ऑब्जेक्ट होता है। और ये जो ऑब्जेक्ट है इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहले इसके अंदर जो वैल्यूज है वो, और ये जो वैल्यूज होती है इनके भी कुछ बिहेवियर्स है।
प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन सब्ट्रैक्शन ये सब बिहेवियर है। मतलब क्या है कि अगर आपने प्लस लिखा है तो एडिशन होगा, तो बिहेवियर है ना, इस एडिशन का बिहेवियर वो शो कर रहा है। माइनस लिखा है तो सब्ट्रैक्शन है, तो सब्ट्रैक्शन का बिहेवियर ये शो कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट कोई भी एंटिटीज जो कि वैल्यूज को स्टोर करे या किसी टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करे वो एक ऑब्जेक्ट होते हैं। और ये ऑब्जेक्ट जो होते हैं इनकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ सर्टेन बिहेवियर्स होते हैं। प्रॉपर्टीज बोले तो जैसे ये नंबर हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया, तो ये इनकी प्रॉपर्टीज है। और बिहेवियर क्या है, जैसे प्लस लिखा हुआ है तो क्या मतलब है, एडिशन होगा। माइनस जो है मतलब सब्ट्रैक्शन होगा। तो ये सब क्या है, इसकी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है। एवरी पाइथन ऑब्जेक्ट हैज थ्री की एट्रीब्यूट एसोसिएटेड टू इट। मतलब अगर कोई भी पाइथन ऑब्जेक्ट है तो वो अपने साथ तीन प्रॉपर्टीज को जरूर लेके आता है। ये तीन प्रॉपर्टीज क्या है, पहला अ टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, कि वो ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। जैसे अगर आपने a इज इक्वल टू 4 लिखा तो ये एक ऑब्जेक्ट है, a इज इक्वल टू 4 एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि a जो है उसने एक वैल्यू को स्टोर किया है, 4 वैल्यू को स्टोर किया है। इंटरनल बातें अभी भूल जाए कि इंटरनली वो एड्रेस को स्टोर करता है, फलाना ढिमकाना ये सब छोड़ो। बाहर से क्या दिख रहा है, ए एक वैल्यू को स्टोर कर रहा है 4। तो ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। लेकिन जो पहली प्रॉपर्टी या फिर जो पहला एट्रीब्यूट किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होता है वो होता है टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, तो 4 किस टाइप का है, 4 इंटीजर डेटा टाइप का है। तो ए या फिर अरे यहाँ पर छोटा ए होना चाहिए, सॉरी, ये जो छोटा ए है वो इंटीजर टाइप का है। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरा है अ वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो टाइप तो पता चल गया कि ए जो है वो इंटीजर डेटा टाइप का है, लेकिन दूसरा सवाल ये उठता है कि वो वैल्यू क्या है। तो दूसरा ये वैल्यू को स्टोर करता है। इट इज अ डेटा आइटम कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो डेटा आइटम कंटेंट है वो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। ए इज इक्वल टू 4, तो 4 जो है वेर इट इज कंटेंट और रिफर्ड बाई ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो क्या है, वो 4 है। और तीसरा क्या है, द आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब आईडी बोले तो वही मेमोरी एड्रेस। आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जनरली द मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट आपने a इज इक्वल टू 4 लिखा था, तो ये जो 4 है इसकी कुछ लोकेशन होगी। तो लोकेशन भी तो यही ऑब्जेक्ट स्टोर करेगा ना। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि यहाँ पर 4 जो है, ये जो ऑब्जेक्ट ए है ये इसकी लोकेशन को स्टोर करता है ना, तो वो इसकी तीसरी प्रॉपर्टी होगी। तो और ये लोकेशन आप कैसे पता कर सकते हो, आप आईडी लिखो और आईडी के अंदर आपको जिसका भी आईडी चाहिए आप वो लिख सकते हो। जैसे अगर आपको 4 का चाहिए तो आप 4 लिखो। अगर आपने a इज इक्वल टू 4 लिखा है तो आप यहाँ पर a भी लिख सकते हो। तो a के अंदर जो 4 वैल्यू है वो उसकी जो जो भी मेमोरी लोकेशन होगी वो आपको आउटपुट एज आउटपुट मिल जाएगा। अब जरूरी नहीं है कि मेरे में ये मेमोरी लोकेशन थी तो आप में भी यही सेम मेमोरी एड्रेस आ सके। नहीं, अब मेरा कंप्यूटर अलग है, आपका कंप्यूटर अलग है, तो आपका हो सकता है किसी और मेमोरी एड्रेस पे ये सेम 4 वैल्यू स्टोर हो। तो मेन पॉइंट्स क्या थे कि जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी एंटिटी जो कि किसी वैल्यू या फिर किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप को स्टोर करता है वो एक ऑब्जेक्ट होता है। फिर ऑब्जेक्ट अपने साथ तीन चीजों को लेकर आता है। सबसे पहला टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। दूसरा वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, कौन सी वैल्यू उस ऑब्जेक्ट ने स्टोर की है। और आईडी ऑफ द ऑब्जेक्ट बोले तो लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, कहाँ पर वो वैल्यू को स्टोर किया गया है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में यहीं तक। तो आई होप कि आपको टाइप ऑफ डेटा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज, बिहेवियर, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरा क्लास 11th और 12th के कंप्यूटर साइंस के सारे लेक्चर्स, सारे चैप्टर्स के लेक्चर इसी चैनल पे अपलोड होंगे वन बाय वन। तो कल के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, कल के लेक्चर में हम लोग ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे। और एक छोटी सी टॉपिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो तीसरा लेक्चर होगा इसी चैप्टर का, उसमें हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल्स के बारे में। अभी आपको लग रहा होगा कि मॉड्यूल क्या है, लेकिन तीसरे लेक्चर में जब मैं आपको बताऊंगा कि मॉड्यूल क्या होते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और दो तीन प्री डिफाइंड मॉड्यूल्स, मतलब जो मॉड्यूल आपको पाइथन प्रोवाइड करता है उन मॉड्यूल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।